जुनून एपिसोड 39। अब तक आप लोगों ने सुना। कविता आंटी इस बात से हमेशा परेशान रहती थी और एक दिन प्राची ऐसे ही गायब हो गई थी। प्राची को बहुत ढूंढा लेकिन प्राची कहीं नहीं मिल रही थी। भाई भी इंडिया में थे और यहाँ पर कविता आंटी की मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तब मैं और कविता आंटी प्राची को ढूंढने के लिए एक क्लब में गए थे और वहाँ पर अब आगे जब हम क्लब में पहुंचे तो वहाँ पर हमने देखा प्राची नशे में धुत होकर दो लड़कों के साथ उनके प्राइवेट रूम में जा रही थी और जब हम लोगों ने उनका पीछा किया तो जो बॉडीगार्ड्स उनके बाहर खड़े थे उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो क्लब एक गैंगस्टर का था और जो दो लड़के प्राची के साथ थे उनमें से एक लड़का गैंगस्टर का भाई था और दूसरा गैंगस्टर का राइट हैंड था। और ये बात हमें तब पता चली जब हम आसपास के लोगों से मदद मांग रहे थे कि वो हमारी मदद करें अंदर जाने के लिए, क्योंकि आसपास के लोगों ने हमें बताया कि गैंगस्टर का भाई और उसका राइट हैंड जिसे एक ही लड़की डेट कर रही थी काफी टाइम से और उन दोनों को बेवकूफ बना रही थी। आज उस लड़की को उन दोनों ने पकड़ लिया है और आज वो दोनों उस लड़की से बदला लेंगे और उसी लड़की को लेकर वो दोनों उस तरफ गए हैं। इसीलिए वहां पर आज किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। जब हमें यह बातें पता चली ये तो हमारी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आंटी की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि प्राची ऐसे लोगों के बीच में फंस गई थी जहां से उसे बाहर निकालना एकदम नामुमकिन था। हम जैसे लोगों के लिए तो वहां तक पहुंचना है बहुत बड़ी बात थी और वहां से प्राची को बाहर निकालना तो मानो जैसे किसी को यमराज के मुंह में से ले वापस लेकर आना। उस रात हमने बहुत कोशिश की प्राची तक पहुंचने की, लेकिन हम प्राची तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमने लोकल पुलिस से भी मदद मांगी लेकिन पुलिस ने भी गैंगस्टर के भाई के बारे में पता चलने के बाद हमारी मदद नहीं की। हमने मेहरा अंकल को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहा, लेकिन मेहरा अंकल तो खुद नशे में धुत होकर किसी फार्म हाउस पर पार्टी मना रहे थे और उन्हें तो खुद होश नहीं था। वह क्या ही प्राची की मदद करते, और प्राची अभी भी उन गैंगस्टर के बीच में फंसी हुई थी और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही रात गुजर गई और रात से दिन गुजर गया और अब कविता आंटी की हिम्मत जवाब दे चुके थे। मैं उन्हें बहुत संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन कविता आंटी टूटती जा रही थी और तभी प्रेम भैया कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ कविता आंटी के पास आए। फिर भाई ने अपनी पावर्स का यूज किया और अपने कुछ बॉडीगार्ड और लोकल पुलिस के साथ उस क्लब में पहुंच गए और वहां से भाई प्राची को उन गैंगस्टर के बीच में से छुड़ाकर लेकर आए थे। जब प्राची को वहां से बचाया गया तो प्राची की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी क्योंकि पूरे एक दिन और एक रात तक उसके साथ गैंग रेप हुआ था। कविता आंटी को इस बात का बहुत ही गहरा सदमा लगा था, लेकिन वक्त के साथ कविता आंटी खुद को भी संभाल रही थी और प्राची को भी, और प्राची के लिए भी यह एक बहुत बुरा दौर था और प्राची भी इन सब चीज़ों से डिप्रेशन में चली गई थी। भैया इंडिया वापस जा चुके थे और वक्त के साथ हम सब आगे बढ़ रहे थे। मेरी म्यूजिक क्लासेस रात के 8 बजे से 9 बजे की हुआ करती थी और एक दिन कविता आंटी और मैं क्लास से वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में कुछ आदमियों ने हमें घेर लिया था और वो आदमी गैंगस्टर के ही आदमी थे जिसे उस रात भाई की वजह से मुंह की खानी पड़ी थी। और उन गैंगस्टर्स को पता चल गया था कि मैं प्रेम सिंघानिया की बहन हूं और इसीलिए वह लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे और प्रेम भैया से बदला लेने के लिए मेरे साथ गलत करना चाहते थे। प्रेम भैया पहले से जानते थे कि गैंगस्टर इतना आसानी से शांत नहीं बैठेगा, इसलिए प्रेम भैया ने हमारे लिए भी बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर दिया था और उस रात हमारे बॉडीगार्ड्स और उन गैंगस्टर के आदमियों के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और उन गोलियों से बचते हुए हम एक कार के पीछे जाकर छुप गए थे, लेकिन वहां पर भी एक आदमी हमारे पास आ गया था। वह गोली तो मुझे मारना चाहता था लेकिन कविता आंटी ने वह गोली अपने ऊपर ले ली। कविता आंटी के दिल में गोली लगी थी और पहली बार मुझे मेरी माँ के दूर होने का एहसास हुआ था क्योंकि माँ का प्यार तो मुझे सिर्फ कविता आंटी से ही मिला था और उस रात में कविता आंटी के रूप में अपनी माँ को अपनी बाहों में खून से लथपथ देख रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हमारे बॉडीगार्ड्स ने उन गैंगस्टर के आदमियों को मार गिराया था और तभी कविता आंटी को हॉस्पिटल लेकर गए और अगली सुबह तक प्रेम भैया भी लंदन आ गए थे। प्रेम भैया ने बड़े से बड़े डॉक्टर से गुजारिश की कि वह कविता आंटी को बचा ले, लेकिन कविता आंटी को बचाना इम्पॉसिबल था क्योंकि गोली उनके दिल में लगी थी। 5 घंटे 15 घंटे कविता आंटी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और फिर कविता आंटी ने अपने अंतिम समय पर हम सबको अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि कविता आंटी के पास अब कुछ ही समय बचा है और वो अपने अंतिम समय में अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं। और जब हम कविता आंटी के पास गए तो कविता आंटी मशीनों से गिरी हुई थी।
यह उनकी सांसें बहुत धीरे चल रही थी। उनकी आंखें भारी थी। जब कविता आंटी ने हम सबको देखा तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से मेरे आंसुओं को पोंछा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। और फिर प्रेम भैया और प्राची भी उनसे लिपट गए थे। फिर कविता आंटी ने एक हाथ में प्रेम भैया का हाथ पकड़ा और दूसरे में मेरा हाथ और उन्होंने कहा, प्रेम, मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो और मेरे जाने के बाद प्राची और नैना दोनों का ही ख्याल रख लोगे। नैना तो बहुत समझदार है। नैना को तुम्हें संभालना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्राची नादान है। उसे दुनियादारी की समझ नहीं, अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्राची को हमेशा अपने साथ रखना और हो सके तो तुम प्राची को अपना हमसफर बना लेना। मैं खुद तुम्हारी और प्राची की शादी कराना चाहती थी। ये ख्वाहिश मैंने दिल में हमेशा से रखी थी। लेकिन जिस तरह से प्राची की संगत बदलती गई और प्राची गलत संगत में पड़ते गई तो मैंने तुम्हारा जीवन खराब करना सही नहीं समझा और प्राची की तुम्हारे साथ शादी का ख्वाब मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अगर हो सके तो तुम प्राची से शादी कर लेना। लेकिन मैं तुम्हें इस बात के लिए किसी बंधन में नहीं बांध दूंगी, क्योंकि अगर तुमसे ना हो पाए तो तुम बस हमेशा प्राची का ख्याल रखना। मेरे आखिरी समय पर मुझसे ये वादा करो प्रेम कि तुम हमेशा प्राची का ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ आंटी कि मैं हमेशा प्राची का ख्याल रखूंगा। प्राची हमेशा मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी। मैं सबसे पहले प्राची को रखूंगा। और आप ऐसी बातें मत कर आंटी, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे सर से तो हमारी माँ का साया ही उठ जाएगा। एक आप ही तो है जिन्होंने हमें माँ का प्यार दिया है। और फिर कविता आंटी अपनी बाहें फैला देती है और अपनी तीनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेती हैं और इसी के साथ कविता आंटी अपनी आखिरी सांस लेती हैं। नैना ये सब बताते हुए फूट फूट कर रोने लगती है तो मन्नत उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से उसकी कमर को सहलाने लगती है और फिर मन्नत नैना को झूले पर बैठाती है, क्योंकि छत पर एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा झूला था। नैना उस झूले पर बैठ जाती है। मन्नत अपने हाथों से नैना को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद नैना मन्नत का हाथ पकड़ते हुए मन्नत को बोलती है, बस भाभी, इसीलिए प्रेम भैया प्राची का इतना ख्याल रखते हैं। भाई प्राची से प्यार नहीं करते, लेकिन बस कविता आंटी से किए वादे की वजह से प्रेम भैया ने हमेशा प्राची को अपनी जिम्मेदारी समझा और हमेशा उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। एक गिल्ट है भाई के दिल पर कविता आंटी की मौत का। मन्नत अपना हाथ नैना से छुड़ाते हुए बोलती है, कविता आंटी से जो उन्होंने वादा किया था उसका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्होंने प्राची की वजह से मुझे क्यों 4 साल तक सजा दी? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? प्राची के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद रहे, लेकिन क्या उन्हें मेरे लिए अपनी जिम्मेदारी याद नहीं? मैं शादी करके उनके साथ गई थी, पत्नी हूँ मैं उनकी। 8 महीने हो चुके हैं हमें अलग हुए, लेकिन कभी उन्होंने एक फ़ोन करके, एक मैसेज करके या एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। एक बार भी मुझे मनाने के लिए नहीं आए। अगर वो मुझसे माफ़ी मांगते तो मैं उन्हें माफ़ कर देती, उनके साथ चली जाती है, लेकिन उन्होंने तो मुझे मुड़कर तक नहीं देखा। तुम जानती हो जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ उन्हीं से ही प्यार किया है। मेरे दिल दिमाग मेरी आत्मा में बसे हैं वो। ना जाने कितने सालों से टूटकर प्यार किया है मैंने उसे, और 4 साल से उनका बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन उन्होंने मुझे पलटकर नहीं देखा, और जब देखा तो सिर्फ मेरे जिस्म को देखा। मेरी खूबसूरती पसंद आई उन्हें। और अगर प्राची उनकी जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है कि उन्हें प्राची के साथ इंटीमेट होना पड़ा? क्या मैं उनका और प्राची का रिश्ता नहीं जानती? क्या मुझे नहीं पता कि वह दोनों शादी से पहले कितनी बार हम बिस्तर हुए हैं और शादी के बाद भी हुए हैं? मेरे सामने नहीं होते थे, इस बात का मुझे सुकून था, लेकिन उस रात, पार्टी की रात, मेरे आंखों के सामने उसके कमरे में गए थे। मैं भी ऐसी ही किसी जिम्मेदारी का हवाला देकर किसी के साथ हम बिस्तर हो जाऊं तो अपना लेंगे मुझे। तुम अपने भाई को डिफेंड इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने वह नहीं सहा, मैंने सहा है। कहना बहुत आसान होता है नैना, कभी खुद को मेरी जगह पर रखकर देखना, अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी तुम्हें। मन्नत की बात सुनकर अब नैना को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और नैना भी गुस्से में बोलती है, अच्छा भाभी, तो आप मुझे जरा ये बताएं, क्या आपने अपने हक के लिए लड़ाई की कभी? अगर भाई आपके पास नहीं आए थे तो आप ही के पास आ जाती। भाई महीनों तक घर नहीं आते थे तो क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की कि भाई महीनों तक कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस हाल में होते हैं? ठीक है, नहीं है, कोई हरी है, बीमारी है। वक्त के हाल पर सब कुछ छोड़कर किस्मत को दोष देना बहुत आसान होता है भाभी, लेकिन किस्मत से लड़ना उतना ही मुश्किल।
आपको भी भाई से सवाल करना चाहिए था, उनसे लड़ना चाहिए था, उन पर अपना हक जमाना चाहिए था, लेकिन आपने सब कुछ छोड़कर एक साइड में खड़े होकर तमाशा देखना पसंद किया। पतिव्रता नारी वो नहीं होती भाभी जो अपने पति के कहे अनुसार चले। पतिव्रता नारी वो होती है जो अपने पति पर आए मुसीबतों का सामना करने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाए, और अगर किसी गंदी बला का साया उसके पति पर पड़े तो उसे उसके जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप पत्नी हैं, उनकी हक है आप कौन पर, आपका उन पर। और आज भी तो देखो, 8 महीने से अपना सब कुछ छोड़कर आप यहाँ काशी में बैठे हैं। अगर भाई ने गलती की है तो आपको भाई के साथ रहकर उन्हीं उनकी गलती का एहसास कराना चाहिए था। फिर नैना मन्नत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करती है और बोलती है, और क्या कहा आपने अपने भाई से तब से प्यार किया है, तब से आपने अपना होश संभाला है, और जब आपको अपना प्यार मिला तब आपने क्या किया, ऐसे ही छोड़ आए उसे। अब मन्नत एकदम खामोश हो गई थी क्योंकि मन्नत के पास नैना के सवालों का कोई जवाब नहीं था। नैना गुस्से में आगे बोलती है, और रही बात प्राची की उससे प्यार करने की, उसके साथ इंटीमेट होने की। शादी से पहले हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। प्रेम भैया प्राची से इंटीमेट हुए थे क्योंकि प्राची को एक दिन ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था, जिससे उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्राची अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी और वहीं पर प्राची को ड्रग्स दिया गया था, और जब तक ये बात हमें पता चली बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि हमने डॉक्टर को बुलाकर एंटीडोट दिलवा दिया था, लेकिन प्राची की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मजबूरी में आकर भैया को वो सब कुछ करना पड़ा था। और फिर भाई ने डिसाइड कर लिया था कि भाई प्राची से ही शादी करेंगे। चारों तरफ से फंस चुके थे भाई। बचपन में मुझे संभालने के लिए अपना बचपन सेक्रीफाइस कर दिया और कविता आंटी की ख्वाहिश को याद रखकर प्राची से शादी करने का फैसला ले लिया और अपनी खुशियां कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि प्रेम भैया अच्छे से जानते थे कि प्राची से शादी करने के बाद प्रेम भैया कभी खुश नहीं रहेंगे। वह तो शुक्र हो दादाजी का, जब दादाजी को पता चला कि प्रेम भैया प्राची से शादी करना चाहते हैं तो पता नहीं दादाजी ने प्रेम भैया से ऐसा क्या कहा और क्या किया कि प्रेम भैया ने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी। ये बात तो प्रेम भैया ही जानते हैं, लेकिन भाभी नैना मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर बोलती है, आप बिना लड़े हार कैसे मान सकते हैं? आप ऐसे ही अपने प्यार को जाने देंगे जिसके लिए आपने इतना इंतजार किया? अगर भैया ने गलती की है तो भैया के साथ रहकर भैया को उनकी गलती का एहसास कराए, और जो आपके हक हैं उन्हें इस तरह से मत छोड़िए भाभी। नैना के समझाने पर मन्नत को भी एहसास होता है कि प्रेम से दूर रहकर उसे उसकी गलती का एहसास नहीं कराया जा सकता। तभी मन्नत एक गहरी सांस लेते हुए नैना को बोलती है, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे इन्हें इस तरह से उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगी। तभी नैना चाहते हुए बोलती है, ये हुई ना बात, लेकिन हम दिल्ली नहीं लंदन जाएंगे, क्योंकि भाई दिल्ली में नहीं लंदन में है और 2 हफ्ते तक लंदन में ही रहेंगे। इसीलिए हम दिल्ली नहीं लंदन जाएंगे और वहीं पर भैया को 440 वॉट का झटका देंगे। इतना बोलकर नैना मन्नत के गले लग जाती है और फिर नैना और मन्नत कमरे में आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। एपिसोड 40। अब आगे। अगली सुबह नैना और मन्नत दोनों ही लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और मन्नत अपने दादाजी से बात कर रही थी और नैना हॉल में चक्कर काटते हुए हवेली को देख रही थी और अपने फ़ोन से सेल्फी ले रही थी और इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी। नैना 5 फुट 5 इंच हाइट, गोरा रंग, मोटी काली आंखें, कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठ और कमर तक लहराते हुए हल्के सुनहरे बाल। कुल मिलाकर हमारी नैना भी खूबसूरती का एक परफेक्ट पैकेज थी। नैना हवेली में चक्कर काटते हुए अपनी रील को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी कि तभी नैना किसी से टकरा जाती है और नैना का फ़ोन हाथ से गिरने वाला होता है। अपने फ़ोन को बचाने के लिए नैना जैसे ही आगे बढ़ती है तो नैना का पैर मुड़ जाता है और नैना नीचे गिरने लगती है। गिरने के डर से नैना अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी नैना को कोई उसकी कमर से थाम लेता है। जब नैना को कोई दर्द नहीं होता तो नैना धीरे से अपनी आंखें खोलती है और नैना की आंखें 2 भूरी आंखों से मिल जाती हैं। नैना जब उन आंखों को देखती है तो देखती ही रह जाती है और फिर ध्यान से उसका पूरा हैंडसम सा चेहरा देखती है। गोरा रंग, पतले से होंठ, भूरी आंखें, तीखी सी नाक, परफेक्ट जॉलाइन और नाक पर हल्का सा गुस्सा। व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे और उसमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रही थी। नैना उस हैंडसम को देखने में इतना खो गई कि नैना को होश ही नहीं रहा। तभी वह लड़का नैना को सीधा करता है और थोड़ी सी गुस्से में बोलता है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं, दिखाई नहीं देता, देखकर नहीं चल सकती।
नैना मदहोशी में ही बोलती है, अगर आंखों के सामने इतना हैंडसम से भरा हो तो यह आंखें कुछ और क्यों देखें। लड़का, व्हाट? लड़के के चिल्लाने से नैना अपने होश में आती है और अपने गले को साफ करते हुए बोलती है, I'm sorry I didn't see that, my attention was on my phone, I am नैना। नैना सिंघानिया। नैना अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है, लेकिन लड़का अपना हाथ आगे नहीं करता और बहुत ही रूखे अंदाज में जवाब देता है, आई नो। लड़का का इतना रूखा बिहेवियर देखकर नैना को अच्छा नहीं लगता और नैना वापस से अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी वहां पर मन्नत की आवाज सुनाई देती है, अरे विजय तुम कब आए? जी हाँ, ये सख्त लौंडा कोई और नहीं बल्कि हमारे विजय बाबू हैं। मन्नत नैना के पास आकर खड़ी हो जाती है तो विजय हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देता है, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया, अगर तुम तैयार हो तो चले ऑफिस। विजय को मुस्कुराता हुआ देखकर नैना अपने मन में बोलती है, ये खड़ूस मुस्कुराता भी है। तभी नैना मन्नत से पूछती है, भाभी वैसे ये कौन है? तो मन्नत नैना को विजय के बारे में बताती है, ये है मेरे बचपन के दोस्त विजय मेहता, इन्होंने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे हर सुख दुख में पूरा साथ निभाया है इन्होंने मेरा। नैना मन्नत के मुंह से विजय की तारीफ सुनकर काफी खुश होती है और फिर नैना मन्नत से पूछती है, और भाभी यह करते क्या हैं? इनकी काशी में अपनी कंपनी है और उस कंपनी को इन्होंने अपने दम पर खड़ा किया है, तो ये भी तुम्हारे भाई की तरफ बड़े बिजनेस में नहीं पर अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। और फिर मन्नत नैना के बारे में विजय को बताती है, और विजय ये है नैना उनकी बहन। विजय नैना को देखकर उसी रूखे स्वर में जवाब देता है, जानता हूँ, कल देख लिया था मैंने इन्हें और सुन भी लिया था। फिर विजय मन्नत की तरफ देखते हुए प्यार से बोलता है, मुझे तो तुम तैयार ही लग रही हो, ब्रेकफास्ट कर लिया? तुमने अगर कर लिया तो चले फिर हम। मन्नत थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, आई एम सॉरी विजय, लेकिन अब मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे वापस अपने ससुराल जाना है। मन्नत की बात सुनकर विजय को बहुत गुस्सा आता है और विजय गुस्से में बोलता है, व्हाट? तुम वापस से उस इंसान के पास जाना चाहती हो? मन्नत, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम फिर भी उसके पास वापस जाना चाहती हो? विजय की बात सुनकर मन्नत भी गुस्से में बोलती है, सही कहा विजय, तुमने, मेरे अंदर शायद कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी ही नहीं, इसीलिए तो मैं आज तक सब कुछ चुपचाप सहती रही। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी ही नहीं, मैं हमेशा से उनका इंतजार करती रही, जबकि मुझे उनका इंतजार कभी करना ही नहीं था क्योंकि वो हमेशा मेरे पास है। मुझे तो बस उन्हें ये एहसास दिलाना था कि वो मेरे पति हैं और मेरे होते हुए वो किसी और के पास नहीं जा सकते। मुझे अपने हक के लिए खुद लड़ना था, लेकिन मुझे कभी लड़ना आया ही नहीं। लड़ना आना चाहिए था क्योंकि जो लोग लड़ना नहीं सीख पाते उन्हें हारना सीखना पड़ता है, और वही मेरे साथ हुआ। मैं लड़ नहीं पाई, इसीलिए मैं लड़ने से पहले ही हार गई, और इसीलिए मेरे साथ गलत करने वाले लोग अकड़ कर मेरे सामने खड़े रहे और मैं कुछ नहीं कर पाए। अगर मुझे अपनी गलती पर सॉरी बोलना आता था तो मुझे दूसरों की गलती पर उन्हें सॉरी बुलवाना भी चाहिए था। सही कहा है किसी ने कि ससुराल में औरतों की इज्जत उसके पति से होती है, लेकिन पति से इज्जत कराना औरत के हाथ में होता है। उन्होंने मुझे झुकाया और मैं झुक गई और अपने ही हाथों से अपने पति को दूसरों को सौंप दिया। गुरूर होना भी जरूरी है जिंदगी में, वरना लोग पीठ का पायदान बना देते हैं। और मैंने सबसे बड़ी गलती पता है विजय क्या की, उन्हें अकेला छोड़ आए, वो भी उस समय पर जब वो खुद मेरे करीब आए थे। उन्होंने खुद मुझे अपनाया था और तब मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास अच्छे से दिला सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़कर यहाँ काशी आ गई। मन्नत की बात सुनकर विजय खामोश हो जाता है, लेकिन फिर विजय एक गहरी सांस लेकर मन्नत के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, ठीक है मन्नत, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हमेशा की तरह मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी जिस भी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े बस एक आवाज लगा देना, ये दोस्त हमेशा की तरह तुम्हारे पास आ जाएगा। विजय की बात सुनकर मन्नत की आंखें छलक जाती है और मन्नत विजय के सीने से लग जाती है। और दूसरी तरफ नैना विजय को अपनी दिजाया नजरों से देख रही थी, या यूं कह लो कि घूर रही थी। फिर मन्नत विजय से अलग होती है तो विजय मन्नत से पूछता है, ठीक है तो तुम दिल्ली कब जा रही हो, मैं ड्रॉप कर दूं? मन्नत मुस्कुराकर अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, नहीं, हम दिल्ली नहीं लंदन जा रहे हैं, क्योंकि वह इस वक्त लंदन में है। तो प्रेम पूछता है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी लंदन की फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। तभी नैना बोलती है, अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम भाई के प्राइवेट जेट से जाएंगे जिससे मैं यहाँ आई थी, अब उसी से हम लंदन जाएंगे।
विजय कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद मन्नत सबसे मिलकर बस घर से निकल ही रही होती है कि तभी मन्नत नैना को बोलती है, चले नैना। नैना विजय को देखने में इतना खोई हुई थी कि नैना मदहोशी में जवाब देती है, भाभी जाना जरूरी है क्या? मन्नत हैरानी से नैना को देखते हुए बोलती है, क्या मतलब? मन्नत की बात सुनकर नैना होश में आते हुए हड़बड़ा कर बोलती है, कुछ नहीं भाभी, वो तो मैं बस ऐसे ही मैं बोल रही थी। भाभी क्यों ना विजय भी हमारे साथ चलें? हम लंदन जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, तो विजय भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता ना भाभी। मन्नत अजीब नजरों से नैना को देखते हुए बोलती है, लेकिन वो देश तुम्हारे लिए अजनबी थोड़ी ना है। तुम तो लंदन में ही रहती हो ना, और वहां पर हम अकेले थोड़ी ना होंगे। तुम्हारे भैया भी तो इस वक्त लंदन में ही है ना। मन्नत की बात सुनकर नैना अपनी जीभ को दांतों तले काटकर एक आंख बंद कर लेती है और अपना मुंह फेरकर इधर उधर देखते हुए बोलती है, हाँ भाभी, वह मैं तो भूल ही गई थी। सही बोल रही हो आप। तो चलो फिर चलते हैं। मन्नत अजीब नजरों से नैना को देख रही थी और नैना जिस तरह से विजय को देख रही थी, मन्नत सब कुछ समझ जाती है, जिसे देखकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर कुछ ही समय बाद नैना और मन्नत दोनों ही लंदन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लंदन में प्रेम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि मिनिस्टर से मीटिंग होने के बाद भी प्रेम की बात नहीं बन पाई थी। प्रेम को अभी तक अपनी कंपनी को लंदन में शुरू करने क्लैरिटी नहीं मिली थी, जिस बात से प्रेम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। प्रेम इस वक्त लंदन के एक आलीशान होटल में रूम में था। प्रेम अपनी एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास हुई है उस बालकनी में आ जाता है। प्रेम वाइन का एक शिफ्ट लेते हुए आसमान को देख रहा था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बहुत हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। प्रेम मन्नत को याद करते हुए खुद से बोलता है, जानता हूँ बहुत नाराज हो, मुझसे बहुत हक किया है ना तुम्हें, लेकिन काश तुम्हें मुझे एक मौका दिया होता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जिंदगी भर इसी गिल्ट में तड़पाना चाहती हो तो मैं तड़पने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर प्रेम अपनी वाइन का गिलास खत्म करता है और बिस्तर पर आकर लेट जाता है। प्रेम के सर में दर्द था और प्रेम को आज हल्का बुखार भी था, लेकिन प्रेम अपने फीवर को इग्नोर करते हुए आराम से लेट जाता है, क्योंकि यह प्रेम के लिए कोई नई बात नहीं थी। कविता आंटी के जाने के बाद प्रेम की जिंदगी में कोई भी पैसा नहीं था, ऐसा नहीं था जो प्रेम का ध्यान रख सके। प्रेम बहुत कमी के साथ डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाता था। अगली सुबह प्रेम के सर में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन प्रेम फिर भी उठता है और अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज फिर से प्रेम की मीटिंग उसी मिनिस्टर के साथ थी, क्योंकि लास्ट मीटिंग में मिनिस्टर बीच में से ही चला गया था। मिनिस्टर ऑफ प्रेम कंपनी से रिलेटेड बात ही कर रहे थे कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अंदर आती है। लड़की मिनिस्टर को देखकर हाथ हिलाते हुए बोलती है, डॉटी ब्रो, आई एम वेरी सैड, आई ब्रोक अप, दैट फकर लेफ्ट मी। यह मिनिस्टर की बहन है लिशी, जिसको हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलने की आदत है। और तभी लिशी की नज़र प्रेम पर जाती है और प्रेम का हैंडसम फेस मस्कुलर बॉडी देखकर, और तभी लिशी की नज़र प्रेम पर जाती है और प्रेम का हैंडसम फेस मस्कुलर बॉडी देखकर लिशी की नज़रें डिसाइड से भर जाती हैं। और दूसरी तरफ मन्नत और नैना होटल में आ चुकी थी। नैना मन्नत को उसी होटल में लेकर आई थी जहां पर प्रेम रुका हुआ था। 9 घंटे का लंबा सफर करने के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए नैना और मन्नत दोनों ही फ्रेश होती हैं और रूम में जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम को बहुत ही ज्यादा सर दर्द हो रहा था और प्रेम का फीवर भी बढ़ता जा रहा था, इसीलिए प्रेम एक्सक्यूज में बोलकर मीटिंग को अधूरे में ही छोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन लिशी की नजरें प्रेम को जाते हुए बहुत ही ध्यान से देख रही थी। प्रेम सीधा अपने कमरे में आता है और बिना ध्यान दिए अपनी ब्लेजर को उतारकर ऐसे ही फेंक देता है और बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, इस बात से बेखबर कि कोई और भी है जो कि बिस्तर पर सोया हुआ है, क्योंकि मन्नत बिस्तर के एक साइड में पूरा अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सोई हुई थी। एपिसोड 41। अब आगे। मन्नत ने ब्लैक कलर का एक सिल्क का नाइट सूट पहना हुआ था, जो एक शर्ट और पजामे की तरह था, और सोने की वजह से मन्नत की शर्ट ऊपर की तरफ हो गई थी, जिससे मन्नत का गोरा मखमल सा पेट दिखाई दे रहा था। और हमारी मन्नत चादर ताने आराम से सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि प्रेम भी उसकी बगल में ही सो रहा है। प्रेम का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। प्रेम बेचैन था, उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। प्रेम बेचैन हो रहा था और अपने हाथ इधर उधर फैला रहा था। तभी प्रेम का हाथ मन्नत के पेट पर चला जाता है
और प्रेम मन्नत के पेट को तकिया समझकर उसके करीब चला जाता है और अपना सर मन्नत के पेट पर रखकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। मन्नत के पास होने का एहसास प्रेम को नींद में भी सुकून दे रहा था। मन्नत को छूते ही जैसे प्रेम की सारी बेचैनी खत्म हो गई थी। लेकिन प्रेम का शरीर बुखार से तप रहा था और अब प्रेम सो नहीं रहा था, बल्कि बुखार में बेहोश हो गया था। और जब मन्नत को अपने पेट पर कुछ बहुत ही गर्म सा महसूस होता है तो मन्नत की नींद टूट जाती है। मन्नत जब उठने की कोशिश करती है तो मन्नत को अपनी कमर पर किसी की टाइट पकड़ महसूस होती है। जैसे ही मन्नत ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो प्रेम मन्नत के पेट पर सर रखकर और उसकी कमर को पकड़कर सो रहा था। मन्नत प्रेम को देखकर हैरान रह जाती है और जब मन्नत ये देखती है कि प्रेम ने कितना टाइटली पकड़ रखा है तो मन्नत तो अपने मन में ही बोलती है, कितना टाइट पकड़कर सो रहे हैं, जैसे छोड़ दिया तो मैं कहीं भाग जाऊंगी। मन्नत को अपने पेट पर गर्माहट बढ़ती हुई ही महसूस हो रही थी। मन्नत अपना हाथ प्रेम के सर पर रखकर देखती है तो पाती है कि प्रेम बुखार से तप रहा है। और ये देखकर मन्नत फिर प्रेम के चेहरे पर, प्रेम की गर्दन पर और प्रेम के हाथ को पकड़कर देखती है तो प्रेम का पूरा शरीर इस वक्त आग की भट्टी की तरह तप रहा था। मन्नत खुद से बड़बड़ा आती है, हे महादेव, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। मन्नत प्रेम को अपने आप से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम ने मन्नत को बहुत टाइट से पकड़ रखा था कि मन्नत बैठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन मन्नत फिर अपनी कोशिश को बढ़ाते हुए प्रेम के हाथ से अपनी कमर को छुड़ा दी है और प्रेम को सीधा करके उसके सर के नीचे तकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। मन्नत कमरे से निकलकर नैना के कमरे में जाती है और नैना को उठाते हुए बोलती है, नैना, नैना उठो, तुम्हारे भाई को बहुत तेज बुखार है, कुछ करो नैना, उठो। मन्नत के उठाने पर नैना कसमसा कर उठती है और जब मन्नत की बात उसे समझ में आती है तो नैना एकदम से खड़ी हो जाती है। नैना एकदम से थोड़ा चिल्लाकर बोलती है, क्या क्या भाभी, भाई को बुखार है, आप एक काम कीजिए, आप भाई के पास जाइए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। कुणाल भैया और जयान भैया भी प्रेम भैया के साथ ही होंगे, अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो दोनों संभाल लेंगे, मैं उन्हें भी बुला देती हूँ। मन्नत, ठीक है, लेकिन डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, उन्हें बहुत तेज बुखार है और बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मैं तुम्हारे भाई के पास जा रही हूँ। इतना बोलकर मन वापस से प्रेम के पास जाने लगती है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है और फिर किचन में जाकर एक बॉल में पानी और एक रुमाल लेकर आती है। यह एक बहुत ही आलीशान होटल था जिसमें 2 बेडरूम और पर्सनल किचन और एक हॉल भी था, और सभी लोगों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखते हुए इस होटल को डिज़ाइन किया गया था कि लोग बाहर से आकर घर जैसा ही महसूस करें। जिसमें नैना और मन्नत का कमरा अगल बगल में ही था। मन्नत प्रेम के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है और रुमाल की एक पट्टी बनाकर उसे ठंडे पानी में भिगोती है। सबसे पहले मन्नत प्रेम का पूरा चेहरा साफ करती है ठंडे पानी से और फिर उसके हाथों को भी साफ करती है, और फिर मन्नत उस पानी को बदलकर दूसरा पानी लाती है और रुमाल को उसमें भिगोकर प्रेम के सर पर ठंडी पट्टी रख देती है। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और मन्नत दरवाजे की तरफ देखती है तो एक 34-35 साल की लड़की उनके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह एक डॉक्टर है। मन्नत डॉक्टर के पास आते हुए बोलती है, हेलो डॉक्टर, प्लीज चेक देम क्विकली, ही हैज़ वेरी हाई फीवर। डॉक्टर अपना सर हाँ में हिलाकर प्रेम को चेक करने लगती है। तभी वहां पर कुणाल और जयान भी आ जाते हैं। जब कुणाल और जयान मन्नत को वहां पर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कुणाल जयान को बोलता है, अबे ओ जरा मुझे चिमटी काट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा लगता है, मेरी रात की पी हुई अभी तक उतरी नहीं है, मुझे सामने मन्नत भाभी दिखाई दे रही है। तभी जयान कुणाल को घूरते हुए बोलता है, देख नहीं रही है, वो है यहाँ पर। कुणाल, क्या सच में तुझे भी दिखाई दे रही है? जयान इरिटेट होकर कुणाल के हाथ पर बहुत जोर से चिमटी काट देता है। कुणाल, आहा, अबे इतनी जोर से थोड़ी ना बोला था। कुणाल अपने हाथ को सहलाते हुए बोलता है। मन्नत प्रेम के पास ही बिस्तर पर बैठी थी और नैना, जयान, कुणाल एक साइड में खड़े थे। तभी कुणाल नैना से पूछता है। नैना जयान और कुणाल की बात सुन लेती है तो नैना जयान और कुणाल को सब कुछ बता देती है। और अब मन्नत भाभी वापस आ गई हैं। इस बात से जयान और कुणाल दोनों ही बहुत खुश थे। डॉक्टर प्रेम को चेक करने के बाद एक पेपर पर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर मन्नत को देते हुए बोलती है, हेलो मिस, व्हाट इज योर रिलेशंस विद देम? मन्नत, ही इज माई हस्बैंड। डॉक्टर मन्नत को थोड़ा सा डांटते हुए बोलती है, डोंट यू टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड? He hasn't slept properly for a long time and he probably hasn't eaten properly for a long time and his stress level is very high and that's why he has such a high fever.
क्या आप अपने पति का ख्याल नहीं रखती हैं? ये काफ़ी दिनों से ढंग से सोए नहीं हैं और उन्होंने शायद काफ़ी दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है और इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसीलिए इन्हें इतनी तेज बुखार आया है। मन्नत थोड़ा सा उदास होकर बोलती है, आई एम सॉरी डॉक्टर बट नाउ आई विल टेक फुल केयर ऑफ हिम। आई एम सॉरी डॉक्टर लेकिन अब मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। मन्नत की बात सुनकर डॉक्टर अपना सर में हिलाते हुए प्रिस्क्रिप्शन मन्नत को दे देती है और फिर उसे प्रिस्क्रिप्शन समझाकर वहां से चली जाती है। कुणाल डॉक्टर को छोड़ आता है और उनकी फीस पे कर देता है। डॉक्टर ने बताया था कि प्रेम अभी बेहोश है और 10 या 11 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। मन्नत सबको बोल देती है कि वह प्रेम के पास है, आप लोग परेशान ना हो। बाकी सभी भी मन्नत को प्रेम के पास छोड़कर अपना अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। इंजेक्शन के असर से प्रेम का बुखार कम होने लगता है जिससे प्रेम को पसीना आने लगता है तो मन्नत रुमाल को ठंडे पानी में भिगोकर उसके हाथ पैर और गर्दन चेहरा सब साफ करती है। मन्नत थोड़ा हिचकिचाहते हुए प्रेम की शर्ट का बटन खोलने लगती है। प्रेम की शर्ट के बटन खोलते हुए मन्नत के हाथ कांप रहे थे। बटन खोलने के बाद मन्नत प्रेम का हाथ पकड़कर बड़ी ही मुश्किल से प्रेम को उठाती है और प्रेम सीधा मन्नत के कंधे पर अपना सर रख देता है। प्रेम का आधे से ज्यादा वजन मन्नत पर था। आराम से प्रेम की शर्ट को निकालती है और फिर मन्नत एक छोटे से टावल से प्रेम की पूरी कमर को पूंछकर आराम से प्रेम को सीधा लेटा देती है। और अब मन्नत की नज़र प्रेम की अट्रैक्टिव बॉडी पर थी, उसकी मस्कुलर बॉडी, ब्रॉड चेस्ट और 8 पैक एब्स। और मन्नत अपनी नज़र प्रेम की प्राप्त बॉडी से हटा नहीं पा रही थी। मन्नत अपने अंदर पलते हुए जज्बातों को काबू करते हुए टॉवल को ठंडे पानी में भी होती है और बहुत ही अच्छे से प्रेम की बॉडी को क्लीन करती है। और फिर मन्नत उस टॉवल को साइड में रख देती है और मन्नत का ध्यान फिर से प्रेम की अट्रैक्ट बॉडी पर चला जाता है। मन्नत अपने आप पर काबू ना पाते हुए प्रेम के ऊपर झुकती है और बहुत ही प्यार से उसकी बॉडी को अपने हाथों से छूकर देखती है। और फिर मन्नत प्रेम की साइड में लेट जाती है और बहुत ही ध्यान से प्रेम के चेहरे को देखने लग जाते हैं। प्रेम बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। प्रेम के बिखरे हुए बाल, बंद पलके और पतले से होंठ। और फिर मन्नत प्रेम की साइड में लेट जाती है और बहुत ही ध्यान से प्रेम के चेहरे को देखने लग जाते हैं। प्रेम बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। प्रेम के बिखरे हुए बाल, बंद पलके और पतले से होंठ। मन्नत प्रेम को देख ही रही थी कि तभी प्रेम करवट बदलता है और मन्नत की कमर पर अपना हाथ रख देता है। और नींद में प्रेम को खुद के करीब आता देखकर मन्नत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और मन्नत सीधी प्रेम के बगल में लेट जाती है और प्रेम नींद में धीरे धीरे आधे से ज्यादा मन्नत के ऊपर आ जाता है। प्रेम का सर इस वक्त मन्नत के सीने पर था और एक हाथ मन्नत की कमर पर और एक हाथ सर के पास और एक पैर मन्नत के पैरों के ऊपर। मन्नत का मखमल सा बदन इस वक्त प्रेम को अपना सॉफ्ट तकिया लग रहा था, लेकिन मन्नत के करीब आते ही प्रेम का खोया हुआ सुकून उसे वापस मिल गया था। मन्नत भी बहुत ही प्यार से प्रेम के बालों को सहला रही थी और फिर मन्नत को भी धीरे धीरे नींद आ जाती है और मन्नत ही सो जाती है। आधी रात के करीब मन्नत को अपने सीने पर कुछ गिला सा महसूस होता है और प्रेम की थोड़ी बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। प्रेम नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा था जिससे मन्नत की नींद खुल जाती है। मन्नत ध्यान से सुनने की कोशिश करती है कि प्रेम क्या बोल रहा है। प्रेम, मन्नत, मन्नत आई लव यू, मन्नत प्लीज वापस आ जाओ मन्नत। और जब मन्नत ये सुनती है और प्रेम की आंखों में नमी देखती है तो मन्नत की आंखों में भी नमी उतर आती है। मन्नत प्रेम को अपनी बाहों में ले लेती है। एक हाथ से मन्नत प्रेम के बालों को सहला रही थी और दूसरे हाथ से प्रेम की पीठ को। मन्नत धीरे से बोलती है, शांत हो जाए प्रेम, मैं यही हूँ और अब कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मैं आपसे दूर जाकर नहीं, आपके पास रहकर ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको आपकी गलती का एहसास कराऊंगी। प्रेम मन्नत के सामने पहली बार ऐसी हालत में आया था और अब मन्नत को एहसास हो रहा था प्रेम भी आज तक कितना अकेला था, किसी को अपने पास नहीं आने दिया और किसी के पास कभी नहीं रहे। और मन्नत प्राची के बारे में भी अच्छे से जानते थे कि आज तक प्राची ने ही कभी भी प्रेम का ख्याल नहीं रखा होगा, क्योंकि वह तो खुद का ख्याल नहीं रख पाती, प्रेम का क्या ही ख्याल रखेगी, क्योंकि प्रेम तो लगभग उसके सामने ही 4 साल से बाहर ही रह रहा था। वह कभी ही घर आता था और प्राची सिंघानिया विला में ही रहती थी। और ऐसे ही सोचते सोचते मन्नत की रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह मन्नत की आंखें प्रेम की आंखें खोलने से पहले ही खुल गई थी। मन्नत धीरे से प्रेम को अपने ऊपर से हटाती है और फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और जल्दी से नहा धोकर बाहर चली जाती है। प्रेम कसमसा कर अपनी आंखें खोलता है तो प्रेम कमरे में खुद को पाता है। प्रेम धीरे से उठता है तो देखता है कि उसने शर्ट नहीं पहन रखी, वो सिर्फ पेंट में सो रहा है।
और प्रेम को अपना मुंह भी बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा था क्योंकि वह मन्नत ने प्रेम को पानी में घोलकर दवाई खिलाई थी। क्योंकि प्रेम बेहोशी में था और दवाई खा नहीं सकता था, इसीलिए मन्नत ने दवाई को पानी में घोला और प्रेम का मुंह पकड़कर उसके मुंह में सारा पानी डालकर बाद में मीठा पानी डाल दिया था। लेकिन फिर भी प्रेम का मुंह कड़वा हो रहा था। प्रेम को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन अपने अंदर से मन्नत की धीमी धीमी खुशबू भी आ रहे हैं। लेकिन प्रेम अपने सारे ख्यालों को झटक देता है और वॉशरूम में चला जाता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।